नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आने वाली 22 दिसंबर 2024 की एग्ज़ाम के लिए आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो 65 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट क्लास है। सभी विद्यार्थियों को वीडियो एंड तक वॉच करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि जो नज़दीक का एग्ज़ाम अभी मात्र 10 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और 10 दिन में सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। और पेपर होने के बाद में सभी विद्यार्थी कमेंट अवश्य करें पेपर उनका कैसा रहा और जो ओशन एजुकेशन ग्रुप की क्लास है उनमें से कितने क्वेश्चन आए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करना है ताकि जो आगामी एग्ज़ाम है उसके अंदर ओशन एजुकेशन ग्रुप की क्लासों का अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। आज की ऑनलाइन क्लास में 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके, उसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी इनपुट डिवाइस होती है आपकी कंप्यूटर के अंदर और कौन सी आउटपुट होती है और उसका क्या यूज होता है। पहला क्वेश्चन आपका है, ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को कोई सूचना या निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस। कौन कौन सी डिवाइस होती है ऐसी जिससे आप कंप्यूटर को सूचना देते हो। कीबोर्ड है, माउस है ना, वो सब जिससे आप कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हो वो सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो नीचे आंसर में आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को कोई सूचना या निर्देश दिया जाता है जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। ठीक है, तो यह एक कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होती है। इसके बगैर आपका कंप्यूटर आगे प्रोसेस नहीं करता, इनपुट नहीं दिया जाता इसके बगैर कंप्यूटर के अंदर। तो आंसर आपका होना है इनपुट डिवाइस होती है, इसमें कंप्यूटर को सूचना या निर्देश दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, माउस कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जो माउस होता है आपका वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है आपकी। इनपुट के साथ में वो पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको माउस याद रखना है। कुछ और पॉइंटिंग डिवाइस होती है, लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक होती है ना, ट्रैक बॉल होती है, वो भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो आपको पॉइंटिंग डिवाइस का आंसर आएगा तो उसके अंदर एक आंसर आएगा, बाकी 3 रॉन्ग आएंगे। तो आपको पॉइंटिंग डिवाइस का भी नाम याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस में से कौन सी होती है आपकी, माउस। पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, अपन किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, आपका जो माउस का कर्सर होता है वो एक पॉइंट के रूप में काम करता है कंप्यूटर के अंदर, और वही आपका पॉइंटिंग डिवाइस होती है ना। तो कंप्यूटर के अंदर जब अपन माउस से काम करते हैं साथ साथ एक पॉइंट चलता है, फोल्डर को ओपन करना है, प्रॉपर्टी देखनी है, सब में पॉइंट काम करता है। तो माउस एक इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस है कंप्यूटर की। माउस से किसी स्थान को पॉइंट किया जा सकता है ना, कोई भी स्थान उसको पॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जो लाइट पेन होता है आपका वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है आपकी। लाइट पेन से डिजिटल राइटिंग या पॉइंटिंग में उपयोग लिया जाता है। डिजिटल राइटिंग आप लिखते हो पेन से, वो होती है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस, उसमें भी एक पॉइंट काम करता है ना। लाइट पेन होता है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जो आपका कीबोर्ड होता है वो कौन से प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इनपुट के साथ में उसका प्रकार क्या है। तो टाइपिंग के काम में आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस में से क्या है आपकी इनपुट में से, कीबोर्ड। कीबोर्ड में कीज के माध्यम से इनपुट का कार्य किया जाता है, यानी जो अल्फ़ाबेट होती है ऐसे जेड वो, और न्यूमेरिक होती है आपकी 0 से 9, जिसके माध्यम से हम टाइपिंग का काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो था आपका कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है और टाइपिंग के रूप में काम में लिया जाता है। आंसर आपका होने वाला है कीबोर्ड में कीज के माध्यम से इनपुट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल होती है आपकी वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल कार्य प्रणाली माउस के समानता रखती है, यानी कि माउस के समान ही उसका ट्रैक बॉल का काम होता है कंप्यूटर के अंदर, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस के समान ही काम रखता है, यानी कि माउस के समान ही उसकी समानता होती है, काम करने का तरीका एक जैसा होता है लगभग। तो ट्रैक बॉल होती है वो भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपकी, जॉयस्टिक कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक होता है जो गेम खेलने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है आपकी। जॉयस्टिक अधिकतर कंट्रोल की तरह काम करती है, कंट्रोलर की तरह, यानी कि आप गेम खेलते हो तो आगे पीछे करना, ट्रैक करना है ना, वो था आपका पॉइंटिंग डिवाइस। तो जॉयस्टिक होती है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और कंट्रोल का काम करती है भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआर कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ओसीआर आगे आपका आता है ओसीआर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये क्या है, स्कैन करने के काम में आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इंपॉर्टेंट आपकी है फुल फॉर्म भी OCR की। और किसी भी चीज़ को स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर वो आपको इनपुट बना देती है, ठीक है। OCR होती है वो भी एक इनपुट डिवाइस है और साथ में स्कैनिंग के काम में आती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है? OMR यह भी स्कैनिंग होती है। OMR जो आपकी OMR शीट होती है उसको जांचने के लिए काम में ली जाने वाली मशीन होती है, वो भी स्कैन करके आपकी कॉपी को जांच करती है। बड़े स्तर पर जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उसकी जांच OMR से। तो आपको याद रखना OMR भी एक स्कैनिंग मशीन होती है, का उपयोग बड़े स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर की जांच में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। OMR होती है इनपुट के साथ में स्कैनिंग डिवाइस भी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है? MICR ये भी एक स्कैनिंग डिवाइस आपकी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR होती है वो आपके बैंकों के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है स्कैनिंग के लिए, चेक क्लियरिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए काम में आती है। तो MICR है वो भी इनपुट डिवाइस के साथ में स्कैनिंग के काम में आने वाली आपकी एक इनपुट डिवाइस है, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर कौन से प्रकार का इनपुट डिवाइस है? बारकोड रीडर जो मशीन होती है, बारकोड रीडर को स्कैन करने के लिए आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट के अंदर से, हर एक प्रोडक्ट पर बारकोड आता है आपका, जिसको स्कैन करती है वो मशीन होती है, का बिलिंग का काम करती है ना। तो उससे आपकी जो बिलिंग के अंदर आसानी होती है और जो घंटों का काम है वो सेकंडों में आपका आसान हो जाता है। तो वो होती है आपकी बारकोड रीडर मशीन, वो भी एक स्कैनिंग मशीन होती है और इनपुट डिवाइस होती है। आपके प्रोडक्ट को स्कैन करके और उसकी जो प्राइस है, रेट है, छूट है, वो सब कंप्यूटर के अंदर बिलिंग कर देती है। यह बारकोड की जानकारी को पढ़ती है ना। जो बारकोड के अंदर आपके कोड छुपे होते हैं उसके अंदर पूरी जानकारी डिटेल से लिखी हुई होती है, वो उसके अंदर छुपी होती है। जैसे स्कैन करा कंप्यूटर के अंदर आपके बिलिंग के अंदर सब कुछ, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट, आपको कितने % छूट है, MRP, सब कुछ उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो बारकोड रीडर मशीन होती है, वो भी एक स्कैनर और इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QWERTY की कीबोर्ड के आविष्कार किसने किया? आपका जो कीबोर्ड है अभी वाला वही है QWERTY वाला, के आविष्कारक कौन थे? तो आंसर आपका होने वाला है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है वो इसके आविष्कारक है। वर्तमान में QWERTY कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किए जा रहे हैं, यानी कि जो अभी आप यूज करते हो वो आपके QWERTY वाले कीबोर्ड ही है, जिसका उपयोग सबसे अधिक होता है टाइपिंग के लिए। तो आपको इसका आविष्कारक का नाम रखना, याद रखना है। और इसके साथ में ये क्या है, इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है, इनपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है? अब फंक्शन कीज कौन सी होती है कीबोर्ड में, वो आपको याद रखना है। F1 से कीबोर्ड के टॉप में ऊपर में F1 से F12 तक सीरियल वाइज कीज होती है, उसकी संख्या 12 होती है और उसे फंक्शन कीज बोला जाता है। इन फंक्शन कीज का यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन कीज होती है, हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज आती है, कुछ सेम होती है, बाकी अलग अलग होती है। तो फंक्शन कीज होती है वो शॉर्टकट होती है, एक फंक्शन को चालू करने के लिए, तुरंत काम करने के लिए इनका यूज होता है। तो फंक्शन कीज होती है वो कीबोर्ड के ऊपर की तरफ F1 से लेके F12 तक 12 की होती है, उसे फंक्शन कीज बोला जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में F1 से F12 तक कीज होती है, ठीक है। आंसर आपको याद रखना है, 12 कीज होती है और F1 से लेके F12 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी फंक्शन की नहीं है? आपके सामने F1 दे रखा है, F10 दे रखा है, F12 दे रखा है और F14 दे रखा है। तो जो फंक्शन कीज नहीं है वो कौन सी है इसके अंदर? अभी मैंने बताया आपको, तो F1 से लेके F12 तक आपकी फंक्शन कीज होती है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है F14, तो वो आपकी फंक्शन कीज नहीं है। आंसर आपका होने वाला है F14 आपकी जो है वो फंक्शन कीज नहीं है। सामान्य कीबोर्ड में F1 से लेके ओनली F12 तक की कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज की संख्या होती है, इसलिए आपको आंसर याद रखना है इसका F14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में सामान्यतः हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है? जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो एक फंक्शन कीज होती है जिसका हेल्प लेना आपको सर्च करने के लिए, और सर्च का ऑप्शन आता है F1 से। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर F1 दबाओगे तो वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आएगा और उसके अंदर जो भी आप सर्च करोगे वो आपके सामने आ जाएगा, है ना, विंडोज में। तो F1 होती है वो हेल्प के लिए होती है आपकी फंक्शन कीज, सभी कंप्यूटरों में सेम होती है ये, और अलग अलग फंक्शन का अलग अलग यूज होता है। F1 होती है वो विंडो में हेल्प के लिए, सामान्यतः F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। आंसर आपको याद रखना है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स लॉक, टैब तथा स्पेस बार में से कौन सी मॉडिफाई कीज है? मॉडिफाई कीज क्या मतलब होता है कि जिसका यूज एक से ज्यादा की का साथ में यूज लिया जाता है, वो होती है मॉडिफाई कीज। जैसे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट का अपन साथ में लेते हैं, तो इसके अंदर पूछा है कैप्स लॉक, टैब तथा स्पेस बार में से कौन सी मॉडिफाई कीज है? तो इसके अंदर से
ALT होती है आपकी, आंसर के अंदर ALT है, ALT कंट्रोल और शिफ्ट है, वो मॉडिफाई कीज होती है। तो आंसर इसके अंदर आपका होगा अल्ट होती है, वो होती है, और अल्ट के साथ में कंट्रोल भी हो सकती है, शिफ्ट भी हो सकती है, जिसको मॉडिफाइड कीज कहा जाता है, जिसका यूज संयोजन की के रूप में लिया जाता है। संयोजन मतलब दो कीज साथ में, कंट्रोल एस दबाते हैं अपन, शिफ्ट प्लस एस दबाते हैं, या अल्ट प्लस F4 दबाते हैं, वो होती है आपकी संयोजन कीज। तो जिन कुंजी का यूज एक के साथ में दूसरी कुंजी का यूज लिया जाता है, वो मॉडिफाइड की के रूप में जानी जाती है आपकी। आंसर आपको होने वाला है इसके अंदर अल्ट होती है, वो मॉडिफाइड कीज के रूप में होती है, कंट्रोल होती है और शिफ्ट होती है, ये मॉडिफाइड कीज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य कीबोर्ड में नम लॉक को मिलाकर कितने नम लॉक या कीज होती है? नम लॉक का मतलब होता है न्यूमेरिकल यूज होती है, 0 से लेके आपकी 9 तक उसकी संख्या होती है वैसे, लेकिन उस न्यूमेरिकल कीज के अंदर और भी कुछ कीज होती है, जैसे आपका इंटर होता है, दूसरा प्लस का निशान, माइनस का निशान, गुणा का निशान और भाग का निशान, और नम लॉक। इन सब को मिला के टोटल जो संख्या होती है वो आपकी 17 होती है। ठीक है, तो एक सामान्य कीबोर्ड में नम लॉक को मिलाकर नम लॉक की संख्या कितनी होती है? 17 होती है आपकी। तो नम लॉक की संख्या 17 होती है, आंसर आपको याद रखना है। और 0 से 9 तक तो आपकी न्यूमेरिकल होती है, उसके बाद में इंटर डॉट आता है आपका, डिलीट या डॉट, वो प्लस और माइनस, इक्वल टू और भाग का निशान, और लास्ट में आता है आपका नम लॉक। नम लॉक का मतलब होता है नंबर लॉक करने के लिए। आप नम लॉक ऑप्शन दबाओगे तो आपके नंबर्स काम नहीं करेंगे, वो मिला के आपकी 17 कीज होती है। ठीक है, आंसर आपका होने वाला है 17 कीज होती है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कर्सर मूवमेंट की नहीं है? कर्सर मूवमेंट, कर्सर को मूवमेंट करने के लिए तो एरो, शिफ्ट, होम और एंड, इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपकी है शिफ्ट है, वो कर्सर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता शिफ्ट के द्वारा। बाकी एरोज है, होम और एंड है, जो आपकी कीज होती है कीबोर्ड पे, होम और एंड। फर्स्ट लाइन में लेने के लिए जो कर्सर है उसको फर्स्ट लाइन में लेने के लिए, और एंड का मतलब है जो आपका पैराग्राफ है या पेज उसके एंड में जाने के लिए। और शिफ्ट है वो नहीं है ना, तो आपको याद रखना है शिफ्ट होती है, वो नहीं होती है। एरो होती है, तो आपके तो कीबोर्ड पे 4 एरो के निशान होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, जिसमें आप कर्सर को इधर उधर ले जा सकते हो, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, आंसर आपको नहीं है पूछा इसके अंदर, तो शिफ्ट है वो नहीं है, कर्सर मूवमेंट के लिए काम में नहीं आता शिफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्ट, कंट्रोल तथा कैप्स लॉक में से कौन सी टोंगल कीज है? अल्ट, कंट्रोल तथा कैप्स लॉक में कौन सी टोंगल कीज है? तो कैप्स लॉक होती है, वो आपकी टोंगल कीज बोला जाता है उसको। तो ऐसी की जिन्हें उसी की के द्वारा ऑन तथा ऑफ किया जा सकता है उन्हें टोंगल कीज कहा जाता है। जो आपका कैप्स लॉक ऑन या ऑफ करती है, छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, है ना, तो उसे टोंगल कीज कहा जाता है। तो जो कैप्स लॉक कीज होती है उसे टोंगल कीज कहा जाता है। आंसर आपको ओनली टोंगल कीज के रूप में पूछा जाए तो कैप्स लॉक आपका ऑप्शन आता है कीबोर्ड के अंदर, फंक्शन जो बटन आता है टैब के नीचे वाला, वो था आपकी कैप्स लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस कीबोर्ड में कौन सी तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता? वायरलेस कीबोर्ड होता है, वायरलेस का मतलब कहता है बिना वायर वाला जो कीबोर्ड होता है, उसके अंदर कौन सी तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता? तो माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता। वायरलेस कीबोर्ड अधिक दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ओनली आप 10 फुट तक उसका यूज ले सकते हो, 15 फुट तक या 20 फुट लास्ट इतना ही ले सकते हो उसका यूज। तो जो वायरलेस कीबोर्ड आता है आपका, या माउस आते हैं, दोनों होते हैं कीबोर्ड और माउस, जिसकी सिग्नल दूरी है वो ज़्यादा दूर तक नहीं होती आपकी, है ना। तो आंसर आपको याद रखना है कि तरंगी होती है, उसका उपयोग कौन सी तरंगों का उपयोग नहीं होता? तो माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग नहीं होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी मशीन जो मुख्यतः कंप्यूटर पर निर्भर होती है तथा उसमें सूचनाओं का लेन देन करती है, वह टर्मिनल। टर्मिनल किसी मुख्य मशीन से जुड़े केंद्र की तरह कार्य करता है। तो आंसर आपको याद रखना टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे टर्मिनल जो पूर्ण रूप से मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर होते हैं उसे डंब टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो आपके मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर होते हैं, डंब टर्मिनल। आंसर आपको याद रखना डंब टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैप मशीन। स्वैप मशीन होती है जिसमें आप कार्ड, अपना एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वैप करते हो, जिसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से प्रकार का टर्मिनल है? तो स्मार्ट टर्मिनल होती है आपके, वो होता है स्मार्ट टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। स्मार्ट का मतलब होता है कार्ड, उसमें स्वीप करते हो, वो एक डिजिटल कार्ड होता है आपका, जो स्वीप करते हो तो आपका जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो उससे सामान का पैसा वो कट जाता है आपके अकाउंट से, तो वो होती है पॉस मशीन या स्वीप मशीन बोला जाता है उसको, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे टर्मिनल जिसमें कुछ प्रोसेसिंग की जाती है उसे स्मार्ट टर्मिनल कहा जाता है। उसमें कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब आपके स्वीप करने के बाद में उसके अंदर कुछ आपकी डिटेल्स मांगते हैं, कुछ पिन नंबर मांगते हैं, है ना, या कुछ और जो इमेज वगैरह है वो मांगते हैं, है ना, तो वो होती है आपकी प्रोसेसिंग, वो होती है स्मार्ट टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे टर्मिनल जो मुख्य कंप्यूटर पर सबसे कम निर्भर होती है, मुख्य कंप्यूटर पर सबसे कम निर्भर होती है, वो इंटीलाइनिंग टर्मिनल होती है। तो आपको आंसर याद रखना है इंटीलाइनिंग
टर्मिनल होती है उसमें कंप्यूटर सबसे कम निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के आविष्कारक कौन है? माउस क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है और उसके आविष्कारक कौन है? एगल्स एंजलबर्ट। कल हमने पढ़ा था, कल वाली क्लास में भी आया था क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउस के आविष्कारक कौन है? एगल्स एंजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा माउस का कार्य है? तो जो माउस के कार्य वो कौन कौन से हैं? स्प्लिटिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग, ये तीनों ही माउस के कार्य हैं। तो आंसर आपको याद रखना है उपरोक्त सभी। ड्रैग करना एक किसी भी आपका फोल्डर है या फाइल है उसको एक जगह से ड्रैग करके दूसरे फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना, ड्रॉ कर लेता है आपका। और स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रॉलिंग का मतलब माउस से जो ऊपर की तरफ एक बटन होता है जिसको आप स्क्रॉल करते हो, माउस से फाइल को ऊपर नीचे करते हो, होता है स्क्रॉलिंग, है ना। तो ये उपरोक्त सभी तीनों कार्य हैं वो माउस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से माउस में रबर बॉल का उपयोग होता है? तो मैकेनिकल माउस होता है उसके अंदर रबर बॉल का उपयोग होता है। जो पुराने वाले माउस आते थे जिसके नीचे की तरफ स्क्रॉल नीचे होता था और रबर की बॉल होती थी, जैसे आप स्क्रॉल करते थे वैसे वैसे वो बॉल घूमती थी। तो मैकेनिकल माउस के अंदर आपके रबर का बॉल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से माउस में लेजर का उपयोग किया जाता है? तो आजकल जो आपके माउस आ रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, उसके अंदर लेजर का उपयोग किया जाता है, उसके अंदर बॉल नहीं आती। जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो वो लेजर की किरणों के द्वारा आपका ऑटोमेटिक कर्सर है वो कंप्यूटर के अंदर काम करता है। तो आजकल जो माउस आ रहे हैं आपके वो ऑप्टिकल माउस आते हैं जिसके अंदर लेजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है और कम क्षेत्र घेरता है, यानी कि थोड़ी सी जगह पे अगर माउस को मूवमेंट करोगे तो आपका कर्सर एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक चला जाता है। तो यह एक आसान लेजर प्रक्रिया का उपयोग होने के बाद में माउस का उपयोग करना आसान हुआ है। ठीक है, आंसर आपका रखना है ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस माउस को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? जो आपका वायरलेस माउस होता है, वायरलेस का मतलब बिना वायर वाला माउस होता है, उसको कॉर्डलेस के नाम से जाना जाता है ना, इसमें वायर नहीं होता है। और एक आपकी जो सीपीयू के अंदर एक डिवाइस लगाई जाती है वायरलेस के तौर पे, जिसका उपयोग होता है वो कॉर्डलेस माउस आपका होता है। तो आंसर आपको याद रखना है कॉर्डलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से माउस में बैटरी का प्रयोग होता है, यानी कि सेल, उसमें सेल डाले जाते हैं? तो वो होता है वायरलेस माउस के अंदर ही होता है, जिसके अंदर 2 सेल डाले जाते हैं या बैटरी बोल सकते हो उसको, का यूज होता है। न वायर होता है न कोई और होता है, वायरलेस होता है वो। तो वायरलेस माउस के अंदर सेल या बैटरी का उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक का आविष्कार किसने किया? जॉयस्टिक जो होती है आपकी गेम खेलने वाली, जॉयस्टिक का आविष्कार किसने किया? तो सीबी मिरिक ने जॉयस्टिक का आविष्कार किया था। आंसर आपको याद रखना सीबी मिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस माउस की तरह होती है? तो ट्रैक बॉल होती है, वो आपकी माउस की तरह काम करती है। ट्रैक बॉल मैंने अभी ऊपर बताया था आपको क्वेश्चन के अंदर। तो ट्रैक बॉल होती है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और माउस की तरह सेम काम करती है। तो आंसर आपको याद रखना ट्रैक बॉल होती है वो माउस की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः डिवाइस में टच स्क्रीन के लिए कौन सी तकनीकी सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो रिसीव स्टिक होती है, वो जो टच स्क्रीन डिवाइस होती है आपके मोबाइल फोन है, मोबाइल है या आपका लैपटॉप है टच स्क्रीन वाला, उसके अंदर जो तकनीकी होती है वो रिसीव स्टिक आपकी जो तकनीक होती है वो उपयोग में ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फोटो या डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होती है ना? तो वो होती है स्कैनर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर के माध्यम से आप किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, फोटो को, है ना, स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो और डिजिटल इंफॉर्मेशन में उसको सेव कर सकते हो। तो आपका आंसर होता है स्कैनर। इमेज स्कैनर करके आप स्कैनर के माध्यम से वो कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो और एक इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर भी आपकी, तो स्कैन करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे लिखित जानकारी को डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोगी होता है? इस जानकारी पर सुधार करना भी संभव हो सकता है, यानी कि आप सुधार भी कर सकते हो बाद में, है ना। वो होती है आपकी OCR, जो कंप्यूटर में आपको स्कैन करके और डॉक्यूमेंट्स को और कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर देती है और उसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो। तो OCR का पूरा नाम क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिसके अंदर सुधार करना भी संभव होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिसमें अपन एडिट कर सकते हैं, बाद में सुधार कर सकते हैं, वो कौन सी तकनीकी है जो इनपुट के तौर पे आती है, वो इसलिए आपकी OCR, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, OMR के आविष्कारक कौन है? तो OMR के आविष्कारक कौन है? OMR के माइकल सोलोस्की है वो OMR के आविष्कारक है। ठीक है, आपको आंसर याद रखना है माइकल सोलोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन है वो OMR का पूरा नाम है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR है ना, OMR शीट होती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूरा नाम क्या है? MICR का नाम है, आपको नाम याद रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR की फुल फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आंसर आपको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में QR का पूरा नाम क्या होता है? QR कोड के अंदर जो QR कोड होता है उसके अंदर QR का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। तो आपको आंसर याद है क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड वर्तमान में
कार्य अलग अलग कामों में किया लिया जाता है, जैसे डिजिटल पेमेंट, है ना। आजकल सब जगह क्यूआर कोड लगे हुए होते हैं। आपकी आइडिया होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी आपका क्यूआर कोड आता है। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, मूल जाति, उसमें भी क्यूआर कोड आते हैं। तो आजकल सभी में क्यूआर कोड आते हैं और सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है? पेमेंट करने में, फोन पे, गूगल पे, है ना, ये होते हैं आपके, उसके अंदर क्यूआर कोड का उपयोग आता है। दूसरा आपका वाईफाई होता है, उसके अंदर भी कहीं भी लगा होता है तो उसका भी क्यूआर कोड आता है ना। तो अनेक जगह पर क्यूआर कोड का यूज होता है, जो जो आपका रेक्टेंगल शेप में होता है क्यूआर कोड। और बार कोड होता है, वो लाइनें होती है जिसमें अलग अलग लंबाई व चौड़ाई की लाइनें होती है, तो वो होती है आपका बार कोड। तो ये आपको याद रखना है, क्यूआर कोड कैसा होता है और बार कोड कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोड तथा क्यूआर कोड में से किसे मैट्रिक कोड भी कहा जाता है? बार कोड और क्यूआर कोड में किसे मैट्रिक कोड भी कहा जाता है? तो क्यूआर कोड होता है उसे मैट्रिक क्यूआर कोड भी कहा जाता है। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है, क्यूआर कोड को मैट्रिक कोड भी कहा जाता है, मैट्रिक्स या मैट्रिक क्यूआर कोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड का उपयोग इसमें से कौन से कार्य के लिए किया जाता है? तो क्यूआर कोड का उपयोग होता है वो यूआरएल, पेमेंट, टेक्स्ट मैसेज, सब में किया जाता है ना। तो उपरोक्त सभी में क्यूआर कोड का उपयोग होता है। तो आंसर आपको याद रखना, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर से कोई सूचना या निर्देश प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस। अब हम पढ़ रहे हैं आउटपुट के बारे में। इतनी देर हम इनपुट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हो रहे हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर से कोई सूचना या निर्देश प्राप्त किया जाता है हमारा, वो होता है आउटपुट डिवाइस। जैसे अपन प्रिंटर होता है, उससे प्रिंट लेते हैं, वो होता है आउटपुट डिवाइस, है ना। तो कंप्यूटर से कोई सूचना या निर्देश हम लेते हैं अंदर से, वो होता है आउटपुट लेना। ठीक है, जो आपकी डिस्प्ले होती है एलसीडी, एलईडी, वो भी एक आउटपुट देती है, आपको दिखाती है, डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से किसी सूचना को पेपर में प्राप्त करना क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से आप कोई प्रिंट करते हो और पेपर पे आते हो, जो प्रिंट होके आता है आपका, है ना, पेपर पे, वो क्या होती है? हार्ड कॉपी बोला जाता है उसको, हार्ड कॉपी, है ना। वो हार्डवेयर ही होता है, यानी कि हार्डवेयर होता है जिसमें आप आंखों से देख सकते हो, हाथों से छू सकते हो, वो सब हार्डवेयर होते हैं। तो वो भी एक हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, जो बाहरी आपके उपकरण होते हैं वो भी हार्डवेयर होते हैं, और कंप्यूटर से जो हार्ड कॉपी आ रही है प्रिंट होके, वो भी एक हार्ड कॉपी कही जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से किसी सूचना इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर पर प्राप्त करना क्या कहा जाता है? आपको मॉनिटर में या मोबाइल में लेते हो आप, या आपको दिखाई दे रही है वो अंदर ही, उसको आप छू नहीं सकते, ओनली आप उसको देख सकते हो, वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी। तो क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है जिससे हम ओनली देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते? वो होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, और जो कंप्यूटर के अंदर होती है, मोबाइल के अंदर होती है, वो सब डिजिटल रूप में होती है, वो सब सॉफ्ट कॉपी होती है आपकी। तो आंसर आपको याद रखना है, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस की सूचना को पिक्टोरियल फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करता है, वो कौन सा होता है? मॉनिटर, है ना। पिक्टोरियल या पिक्सल के रूप में फॉर्मेट में आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर के अंदर ही प्रदर्शित करता है, वो क्या होता है? मॉनिटर। मॉनिटर किसी सूचना को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है आपके सामने, है ना, वो होता है मॉनिटर, है ना। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्सल के रूप में, डॉट डॉट पिक्सल होते हैं, उसको मिला के एक इमेज का निर्माण होता है। तो वही एक इमेज का निर्माण जितने ज्यादा पिक्सल मिलके बन के होता है, वही उसी इमेज का पिक्सल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस वीडीयू भी कहा जाता है? वीडीयू, है ना। तो मॉनिटर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है, वीडीयू जो आपकी मॉनिटर होता है उसको। तो आंसर आपका वीडियो की फुल फॉर्म भी याद रखना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? मॉनिटर है जो आपका पुराने वाला मॉनिटर आता था पहले, जिसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज होता था, वो बिजली की खपत बहुत ज्यादा करता था, महंगे होते थे, चलने में बहुत स्लो चलते थे, वो थे आपके मॉनिटर। पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं वो। मॉनिटर का आविष्कार किसने किया? जॉन एरिक्सन है, उसने मॉनिटर का आविष्कार किया था। तो आपको आंसर याद रखना है, मॉनिटर का आविष्कार जॉन एरिक्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर के आधार पर मॉनिटर को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में बांट सकते हैं अपन, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर। ठीक है, एक मॉनिटर के अंदर 3 कलर होते हैं, तो 3 भागों में 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर, वो तो आपका 3 कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मॉनिटर केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रदर्शित करता है? तो मोनोक्रोम होता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है वो प्रदर्शित करता है। मोनोक्रोम मॉनिटर केवल ब्लैक एंड व्हाइट रंग ही प्रदर्शित कर सकता है, उसके अलावा कलर नहीं कर सकता। पुराने वाले जो आपके होते थे उसके अंदर यही कलर होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, वो मोनोक्रोम पे आधारित थे आपके। आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं, CMY के और RGB कलर में आ रहे हैं आपके, है ना। आंसर आपको रखना है, इसके अंदर मोनोक्रोम है, वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट कलर को ही प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर मॉनिटर में मुख्य रूप से कितने रंग होते हैं? कलर मॉनिटर जो आजकल आ रहे हैं उसके अंदर 3 कलर होते हैं, कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू रंग होते हैं उसके अंदर। RGB हैं, वो RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मॉनिटर में कैथोड गन का उपयोग किया जाता है? CRT, कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता था, वो होता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर CRT बोल सकते हो आप, कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, आपको आंसर याद रखना है CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD का पूरा नाम क्या है? ये अपन ने पढ़ा था फुल फॉर्म के अंदर, वापस से री आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का नाम है जो आजकल आपकी एलसीडी आती है, एलईडी आती है ना, तो उसके अंदर एलसीडी का नाम पूछा आपको ओनली, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी मॉनिटर में लाइट सोर्स के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? एलसीडी के अंदर जो लाइट सोर्स होता है जो आपको डिस्प्ले करता है इमेज वगैरह के अंदर कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप, है ना, CCFL, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट और लैंप का उपयोग किया जाता है, जो तकनीकी होती है जो आपको लाइटिंग का उपयोग में ली जाती है और जो आपकी इमेज होती है उसको डिस्प्ले उसी के माध्यम से करी जाती है। आंसर आपको याद रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी पहले अपन ने पढ़ा था, एलसीडी का बोल रहा है एलईडी का, तो एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड है वो एलईडी का पूरा नाम है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएलईडी का पूरा नाम क्या है? तो आजकल एलईडी और एलसीडी के अलावा आपकी और आ रही है, वो आ रही है ओएलईडी, जिसमें आप कहीं से भी बैठ के लेफ्ट में राइट में सामने से बराबर एंगल दिखने वाला है, वो आती है ओएलईडी, जिसमें आप कहीं से भी बैठ के उसका एंगल देख सकते हो, आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो ओएलईडी की फुल फॉर्म आपकी ऑर्गेनिक लाइट एमिटेटिंग डायोड, है ना। बाकी ऊपर वाली आ रही है वही आपकी, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग और डायोड है, वो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है वो सीआरटी, एलईडी, एलसीडी तथा ओएलईडी से कौन से मॉनिटर में ब्लैक लाइट सोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता? ब्लैक लाइट सोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का। तो वो अभी जो आपकी चल रही है अभी नेक्स्ट जनरेशन वाली वर्तमान में, वो होती है ओएलईडी। ओएलईडी में ब्लैक लाइट सोर्स नहीं होता है क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी तकनीकी है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपकी ओएलईडी के अंदर कलर वाली आ रही है। तो आंसर आपको याद रखना है, ओएलईडी के अंदर जो ब्लैक लाइट सोर्स का उपयोग है वो नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी, एलसीडी तथा सीआरटी में से सबसे अधिक बिजली की खपत कौन करता है? तो वही आंसर सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब वाला जो होता है आपका मॉनिटर पुराने वाला पहली जनरेशन वाला कंप्यूटर, वो सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है, चलने में भी सबसे धीरे होता है और काफी महंगे होते थे, बड़े भी होते थे वो कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि उसके पीछे के हिस्से में एक ट्यूब की तरह होता था जिसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी, तो वो आता है सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर बिजली की खपत सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई यूनिट कौन सी होती है? तो पिक्सल होती है वो, मॉनिटर की स्क्रीन पर सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है पिक्सल, डॉट, बारीक बारीक डॉट्स होते हैं, पिक्सल होते हैं, जिसके एक इमेज का निर्माण होता है, वही होता है आपका पिक्सल्स, सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल के आधार पर मॉनिटर में क्या निर्धारित किया जा सकता है? तो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन वो आधारित मॉनिटर पर निर्धारित किया जा सकता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन वेट, वाइड तथा हाइट को नापा जा सकता है, उसकी हाइट और विड्थ है वो नाप सकते हो आप रिजोल्यूशन के अंदर कितनी है, एक इमेज या मॉनिटर का रिजोल्यूशन वो कितना है, या जो आपकी इमेज है उसका पिक्सल या रिजोल्यूशन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्क्रीन में अलग अलग प्रकार के चित्र तथा टेक्स्ट प्रदर्शित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? स्क्रीन में अलग अलग प्रकार के चित्र तथा टेक्स्ट प्रदर्शित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बीआईटी, बिट मैपिंग, है ना, बिट मैपिंग कहा जाता है उसको। बिट मैपिंग के द्वारा स्क्रीन पर अलग अलग आकार के टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जिसे कहा जाता है बिट मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? डॉट पिच, है ना, डॉट पिच, यानी कि जो भी आपके एक इमेज है वो कितने डॉट से मिलकर बनती है, लेकिन उन डॉट के बीच की दूरी होती है उसे डॉट पिच कहा जाता है। और जो दूरी जितनी कम होगी उतना ही आपकी पिक्चर का रिजोल्यूशन अच्छी क्वालिटी का होगा, और डॉट्स की दूरी है वो ज़्यादा होगी तो आपकी लो क्वालिटी की इमेज होगी। तो आपको वो दूरी है उसका नाम याद रखना, डॉट पिच कहा जाता है। डॉट पिच जितनी कम होगा मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट पिच को किस में मापा जाता है? तो डॉट पिच होता है उसको मिलीमीटर में मापा जाता है, एमएम में, मिलीमीटर। तो आंसर आपको होने वाला है, डॉट पिच को एमएम में मापा जाता है और मिलीमीटर के अंदर उसको मापा जाता है, फुल फॉर्म मिलीमीटर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर बार बार सूचना परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है? स्क्रीन पर बार बार सूचना परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करती है? तो वो होती है रिफ्रेश रेट। आप रिफ्रेश करते हो, कई बार कंप्यूटर में आपकी फाइलें हैं वो धीरे खुलती है, नहीं खुलती है, हैंग हो जाता है, तो रिफ्रेश करते हो तो रिफ्रेश रेट के अनुसार एक सेकंड में मॉनिटर स्क्रीन पर कई बार सूचनाएं परिवर्तित हो जाती है। बार बार में जो सूचनाएं वो परिवर्तित होती है, जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे सूचनाएं आपकी परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले डिस्प्ले या वीडियो कई चित्रों के समूह के से मिलकर बने होते हैं, तो इन चित्रों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेम्स कहा जाता है उसे। इसे एफपीएस फ्रेम पर सेकंड में मापा जाता है। एक सेकंड के अंदर जो फ्रेम की संख्या होती है वो कितनी होती है। जैसे आप पर कोई भी वीडियो बनाते हो, कोई भी चित्र वगैरह, है ना, वो करते हो, तो उसके एक सेकंड के अंदर फ्रेम्स कितनी चलती है, वो होती है एक सेकंड के अंदर फ्रेम्स पर सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन आपका 65 क्वेश्चन आपका, स्क्रीन पर किसी चित्र का रुक जाना या ठीक से प्रदर्शित न हो पाना क्या कहा जाता है? जब आप स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पर कोई चित्र देख रहे हो, रुक जाता है या अच्छे से चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, खुल नहीं रहा, ब्लिंकिंग कर रहा है बार बार में, है ना, आ रहा है जा रहा है, तो वो होता है फ्लिकर। फ्लिकर क्रिया अनियमित या अस्थिर ढंग से चलना।
अनियमित चल रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अस्थिर, यानी कि आपका ब्लिंकिंग की तरह हो रहा है, ब्लिंकिंग का मतलब हिल रहा है वो, और हैंग की तरफ हो रहा है, तो वो बोला जाता है फ्लिकर, जिसे बोला जाता है फ्लिकर, क्रिया अनियमित या अस्थिर ढंग से चलना। तो आज के वीडियो में हमने 65 सुपर 65 के नाम से हमारी क्लास है आज की, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से 2-3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं क्लास में। तो सब बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को क्लास अच्छे से देखना है और एंड तक क्लास को वॉच करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज की वीडियो है उसको शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।